everyone, it's me Anjali Verma, your chemistry educator and welcome to our today's video जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कोरोजन। कोरोजन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, वो सारी ही चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम आवर थर्ड चैप्टर जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वैसे ये जो कोरोजन वाला टॉपिक है ना, ये आपको पता है आपके फर्स्ट चैप्टर में भी है, जो कि हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि ये डिलीटेड है, बट एक्चुअल में पूरे सिलेबस में वापस से तो आ ही गया है, क्योंकि हमको इस टॉपिक को पढ़ना ही है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में। ठीक है, तो कोरोजन को ना सबसे पहले ये डेफिनेशन वगैरह सब हटा दो, इसको समझते हैं एक्चुअल में कि होता क्या है। अगर हम कोरोजन की बात करेंगे ना, तो कोरोजन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर मेटल अपने एक अनडिजायरेबल फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो कि बहुत ही खराब सा है। मेटल में हमें पता है कितनी सारी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो जो भी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है ना, अगर वो खत्म हो जाएंगी किसी भी तरीके से, अगर वो अच्छी प्रॉपर्टीज नष्ट हो जाएंगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बस कोरोजन कहते हैं। ठीक है, अब अटैक किस किस की वजह से हो सकता है। कोई भी मेटल है तो अगर आप उसमें पानी डाल दोगे, अगर लॉन्ग टर्म तक उसमें पानी एडेड है तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर मॉइस्चर के साथ भी वो कांटेक्ट में आ रहा है, ऑक्सीजन हमारे आसपास प्रेजेंट है उसके साथ कांटेक्ट में आ रहा है, एसिड अगर आप उसमें डाल दोगे तो जो भी उसकी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं वो तो खराब ही होंगी। तो इस सब को ही हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो भी हमारे पास मेटल है वो अपने ऑक्साइड में चेंज हो। हमारे पास सल्फाइड भी होता है, जैसे कि अभी हम देखेंगे जो कोरोडेड फॉर्म है सिल्वर का, तो वो सिल्वर सल्फाइड होता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि बस ऑक्साइड ही हो, बट हम ये कह रहे हैं कि मेटल जब भी अपने अनडिजायरेबल फॉर्म में चेंज हो जा रहा है ड्यू टू द रिएक्शन विद ऑक्सीजन भी हो सकता है जो आसपास प्रेजेंट है एयर में, एटमॉस्फेयर में, ये हमारे पास वाटर भी हो सकता है, मॉइस्चर भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं कोरोजन। कोरोजन की वजह से जो भी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं वो जनरली लूज आउट हो जाती हैं। ठीक है, तो मेनली इतना तो हम समझ चुके हैं कि कोरोजन में हम नेगेटिव पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, बट कई बार क्वेश्चन ना घुमा के पूछ लिया जाता है, आपसे ये पूछा जाएगा कि एक आप एडवांटेज यानी कि पॉजिटिव पॉइंट मुझको बता दो कोरोजन का, तो वो क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन को हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन हमारे पास क्या है। द कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू एन अनडिजायरेबल फॉर्म, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसका जो खराब फॉर्म है उसमें वो चेंज हो जा रहा है, इसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है, बाय एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, मॉइस्चर एक्सेट्रा, यानी कि एक ऐसे सब्सटेंस की वजह से वो खराब हो रहा है, जो कि एसिड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कह दे रहे हैं, कोरोजन कह दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, बस आपको अपने दिमाग में ये चीज बैठानी है कि कोरोजन का मतलब क्या है। हिंदी में समझ लो, इंग्लिश तो हम सभी को इतनी तो आती है कि कुछ भी डेफिनेशन लिख लेंगे, नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं, जो भी समझ में आता है उसको लिख दो। साइंस में आपकी इंग्लिश उतनी जज नहीं होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इट लीड्स टू रिडक्शन इन देयर थिकनेस एंड लॉस ऑफ यूजफुल प्रॉपर्टीज। देखो जो थिकनेस है वो ऑब्वियसली रिड्यूस होगी। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, हमारे पास Fe है, आयरन है, हमें उसमें पता है जंग लग जाता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। और ये जो रस्ट है, जो हमारे पास रस्टिंग प्रोसेस हो रहा है, ये एग्जाम्पल किसका है, ये भी तो कोरोजन का ही एग्जाम्पल है ना। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास है, ये वाला तो करेक्ट है, ठीक है, सही है, मतलब बिल्कुल ये हमारे पास आयरन है। अब इसमें क्या हुआ, ये ब्राउनिश सी लेयर लग गई है, तो ऐसा समझ लो कीड़े ने खा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कीड़े ने खा दिया इसको, तो क्या होगा, थिकनेस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो वही चीज आप समझो, रिलेट करो कि कीड़ा अगर कोई भी चीज को खा देता है तो उसकी थिकनेस क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जो भी उसकी अच्छी प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो गई, तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। सेम यहाँ पे भी ये जो कोरोजन है ना, ये मेटल को खा रहा है, उसकी थिकनेस को रिड्यूस कर रहा है, उसकी अच्छी प्रॉपर्टीज को रिमूव कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो ब्राउनिश लेयर आ रही है ना, ये ब्राउनिश लेयर किसकी है, ये रस्ट की लेयर है। रस्ट हमारे पास क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे रिएक्शन में बताती हूँ क्या होता है।
आयरन सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। हमें पता है आसपास एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे Fe2O3 में ये चेंज हो जाता है। अब इसको हम कर लेते हैं सिंपली बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे 2 मैंने ऐड कर दिया, बट ऑक्सीजन बिल्कुल भी बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे मैं 3 लिख देती हूँ, यहाँ पे 2 लिख देती हूँ। तो यहाँ पे फिर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा, है ना, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गए हैं, 4 आयरन के एटम्स हो चुके हैं। तो ये अब हमारे पास बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन तो है ही, ठीक है, उसके साथ साथ मॉइस्चर भी तो प्रेजेंट है, या फिर आप वाटर भी कह सकते हो, मॉइस्चर या फिर वाटर, दोनों ही हमारे पास क्या है, वाटर कंटेंट वहां पे है, तो उसको H2O ही लिखेंगे हम, ठीक है। तो Fe2O3 प्लस यहाँ पे H2O। अब H2O के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये तो हमें नहीं पता है ना, कितने भी हो सकते हैं, n नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे हम x ले लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Fe2O3 डॉट XH2O। ये हमारे पास क्या है, दिस इज रस्ट, ठीक है। तो अगर आपसे कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछा जाता है कि क्या ये रस्ट है, तो ये रस्ट नहीं है। रस्ट में ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन हो ही रही है आयरन की, इसके साथ साथ यहाँ पे वाटर का प्रेजेंट होना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है हमारे पास रस्ट का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे ये हमने समझ लिया है, हमने ये देखा कि कोरोजन जो है उसकी वजह से मेटल्स की अच्छी प्रॉपर्टीज रिमूव हो जा रही है, उसकी थिकनेस क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे हमने ये चीज तो समझ ली है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है लॉस ऑफ यूजफुल प्रॉपर्टीज। क्या क्या यूजफुल प्रॉपर्टीज होती हैं, मेलिएबिलिटी है, डक्टिलिटी है। इसके अलावा हमने मेटल्स की कितनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, कि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। तो ये जितनी अच्छी प्रॉपर्टीज है वो सब क्या हो रही है, रिड्यूस होती जा रही है। मेलिएबिलिटी आपको पता होगा क्या होता है। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी मेटल को थिन शीट्स में चेंज कर पा रहे हो तो उस प्रॉपर्टी को ही आप क्या कहते हो, मेलिएबिलिटी कहते हो, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, डक्टिलिटी, यानी कि आप वायर्स में उसको इजीली ड्रॉ कर पा रहे हो। अब देखो हमारे पास Ag है, Ag क्या होता है, सिल्वर होता है, ठीक है। अब सिल्वर में भी क्या होता है, कोरोजन होता है। तो जैसे ही सिल्वर में कोरोजन हुआ तो ये जो मेलिएबिलिटी उसमें प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम इजीली उसको थिन शीट्स में चेंज कर पाते हैं, वो तो रिड्यूस हो गई, ठीक है, खत्म हो गई, गायब हो गई। इन द सेम वे डक्टिलिटी, यानी कि आप उस पर्टिकुलर मेटल को वायर्स में चेंज कर सकते हो। अब इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है, कॉपर है, आपको पता है कॉपर की वायर्स हम फॉर्म करते हैं, है ना। अब कॉपर में भी कोरोजन होता है, ये क्या बनाता है, बेसिक कार्बोनेट बनाता है। तो अगेन बेसिक कार्बोनेट की लेयर अगर फॉर्म हो जाएगी तो जो अच्छी प्रॉपर्टी थी, जो डक्टिलिटी थी, जिसकी वजह से आप उसको वायर्स में चेंज कर सकते थे, वो क्या हो गई, लूज आउट हो गई, ठीक है। तो ये जितनी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, फिनिश आउट हो जाती हैं कोरोजन पे। अब हम आगे बढ़ते हैं, नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स में वैसे तो जनरली Ag यानी कि सिल्वर आता है, बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लैटिनम की बात कर रहे हैं, Au गोल्ड की बात कर रहे हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनमें कोरोजन नहीं होता है, तो आंसर आप सिल्वर नहीं लिखोगे क्योंकि सिल्वर में कोरोजन होता है, अभी हम देखेंगे सिल्वर सल्फाइड के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, प्लैटिनम एंड गोल्ड। ये दो हमारे पास हैं नोबल मेटल्स जिनमें कोरोजन नहीं होता है, ठीक है। सो नोबल मेटल्स डू नॉट अंडरगो कोरोजन। अब कोरोजन का एग्जाम्पल तो हम देख ही चुके हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन है, ठीक है, रस्ट का फॉर्मूला भी हमने देख लिया है। फिर क्या है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। ये जो ब्लैक कोटिंग हो रही है ये किसकी हो रही है, ये रस्ट तो हमने देखा ब्राउन कलर का है, ठीक है। जो ब्लैक कोटिंग हो रही है वो सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन की वजह से हो रही है, और यहाँ पे ग्रीन कोटिंग आ जाती है किस पे, कॉपर पे, और ये ग्रीन कोटिंग होती है बेसिक कार्बोनेट की। ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मूलाज हैं। अभी हमने कहा ना कि सिल्वर सल्फाइड, तो सिल्वर सल्फाइड क्या होगा, Ag2S। तो जो कोरोडेड फॉर्म है किसका, सिल्वर का, वो क्या होगा, सिल्वर सल्फाइड Ag2S होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बना कैसे देखो, Ag प्लस एंड S2 माइनस, तो यहाँ पे से क्या बन जाएगा, Ag2S बन जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास सिल्वर सल्फाइड। और फेरिक ऑक्साइड हमारे पास रस्ट नहीं होता है, क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, उसमें X मॉलिक्यूल्स होने चाहिए पानी के,
ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हमने लिखा है Fe2O3.XH2O। अब ये जो बेसिक कार्बोनेट की लेयर है इसमें दोनों प्रेजेंट रहते हैं, एक तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड है कॉपर की और दूसरी है कार्बोनेट, ठीक है। इसीलिए तो इसको बेसिक कार्बोनेट कह रहे हैं ना। बेसिक आपको पता है जो बेस वर्ड है वहीं से बना है और हमें पता है CuOH2 बेस ही है ना। और कार्बोनेट तो यहाँ पे इसके साथ क्या आ चुका है, कार्बोनेट। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपको दे दिया जाएगा एमसीक्यूज में कंफ्यूज करने के लिए कि हमारे पास जो कोरोडेड फॉर्म है किसका, कॉपर का, क्या वो CuCO3 है, क्या वो CuOH2 है, क्या वो ये है या नन, या फिर कुछ और भी दे सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो हमेशा आप इसको चूज करोगे। जो हमारे पास कोरोडेड फॉर्म है ना उसमें हाइड्रोक्साइड भी होती है, कार्बोनेट भी होता है, इसीलिए हम उसको बेसिक कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही हमने लिखा है, द सरफेस ऑफ कॉपर मेटल इज कोटेड विद अ ग्रीन लेयर, और इसका कलर भी याद रखो, देखो ये ग्रीन है। सिल्वर में कौन सा है, सिल्वर सल्फाइड की लेयर है, ये है ब्लैक कलर का, और इसमें ये जो रस्ट फॉर्म हो रहा है, रस्ट कौन से कलर का है, ब्राउन कलर का है, ठीक है। उसके बाद which contains hydroxide as well as carbonate of copper, the mixture of hydroxide and carbonate of copper can also be called as basic carbonate। बहुत ही सिंपल सा है, एक लाइन का ही है वैसे तो ये कि बेसिक कार्बोनेट है, तो बेसिक यानी कि हाइड्रोक्साइड भी है, कार्बोनेट यानी कि कार्बोनेट भी है, और किसके हैं ये दोनों, कॉपर के हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। अब देखो यहाँ पे कॉपर का कोरोजन, एक्चुअल में जो कॉपर का कलर होता है वो भी आपको याद होना चाहिए, वो होता है ब्राउन, ठीक है। तो जो कॉपर है वो ब्राउन कलर का होता है। अब उसमें देखो ये क्लियरली मुझे दिख रहा है ना, ग्रीनिश लाइक ब्लू टाइप है ना, वैसे हम जनरली ग्रीन ही कहते हैं बट थोड़ी बहुत ही ग्रीनिश ब्लू टाइप की होती है। तो जो आपके घर में क्या होता है, तांबा होता है, तांबा इज कॉपर ओनली। तो तांबे को देखा करो, अगर उसमें इस टाइप की कोई लेयर फॉर्म हो रही है तो आपको पता चल गया कि वहां पे बेसिक कार्बोनेट की लेयर फॉर्म हो गई है, ठीक है। तो इसका कलर याद रखो, ग्रीन या फिर ग्रीनिश ब्लू टाइप होता है। तो ये इसका क्या है, कोरोडेड फॉर्म है। फिर इधर पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखो ये चम्मचे हैं, ठीक है, ये तो क्लियरली सिल्वर की बनी है, तो ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई भी कोरोजन नहीं हुआ है। बट धीरे धीरे इधर पे आते जाओ, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ब्लैकिश लेयर बाहर से आ गई है, और ये जो ब्लैक लेयर है ये किसकी है, ये हमको अब पता चल चुका है, Ag2S की है, यानी कि ये लेयर है सिल्वर सल्फाइड की, ठीक है। तो ये सब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ जाते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं। हमने क्या करा है, एक एक्सपेरिमेंट करा है, हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स ले ली हैं, ठीक है। अब ये तीनों टेस्ट ट्यूब्स में हमने ऊपर से कॉर्क लगा दिया है, और इसमें देखो क्या है, पहली वाली टेस्ट ट्यूब में, इसको मैं 1 लिख देती हूँ। तो यहाँ पे देखो सिर्फ एयर है और नीचे क्या है, वाटर है, ऊपर एयर है और नीचे वाटर है। अब यहाँ पे मैंने आयरन नेल्स डाल दी है, ठीक है। पहले आप 3 टेस्ट ट्यूब ले लो और उसमें यही चीज करो। इसमें देखो यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, बट इसके ऊपर से देखो मैंने लेयर ऑफ ऑयल लगा दी है, ठीक है। अगर मैंने लेयर ऑफ ऑयल लगाई है तो इससे क्या होगा, ये जो एयर है ये इधर तक नहीं पहुंच पाएगी। अब मैंने इसमें क्या करा, देखो यहाँ पे एयर तो प्रेजेंट है बट इसमें पानी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यूज करा है, और कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, ये एक अच्छा ड्राइंग एजेंट होता है। तो जितना भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, मॉइस्चर प्रेजेंट होगा ना, ये इसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे विच मीन्स मॉइस्चर, पानी यहाँ पे प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं है, ना ही यहाँ पे मॉइस्चर है ना ही यहाँ पे पानी है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एयर है। यहाँ पे क्या है, एयर भी है और वाटर भी है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे सिर्फ वाटर है, यहाँ पे एयर नहीं है, क्योंकि एयर का जो कांटेक्ट है वो हमने ऑयल लगा के रोक दिया है, बिल्कुल, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इन दोनों में से किसी में भी आयरन में रस्टिंग नहीं होगी, जबकि इसमें रस्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे से हमारा सिंपल सा कंक्लूजन क्या होगा, बताओ, कि हमारे पास रस्टिंग होने के लिए दोनों का ही होना इंपॉर्टेंट है, एयर का भी, इसके साथ साथ वाटर का भी। क्योंकि देखो अगर एयर वहां पे प्रेजेंट होगी तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, Fe2O3 बनाएगा, ठीक है। वाटर है तो उसके साथ साथ XH2O मॉलिक्यूल्स भी ऐड होंगे, तभी जाके तो वो क्या फॉर्म करेगा, रस्ट। अगर इन दोनों में से एक भी चीज एब्सेंट होगी तो कभी भी रस्टिंग नहीं होगी। विच मीन्स अगर मैं ऑयलिंग कर दूंगी
तो रस्ट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। तो ऑयलिंग हो गई, ग्रीसिंग हो गई, ये एक प्रिवेंशन मेथड भी हो जाएगा किसका, कोरोजन का। तो अगर हमको रस्टिंग से बचाना है आयरन को तो हम ऑयलिंग का भी यूज कर सकते हैं। तो चलो ये तो हमने समझ ही लिया है, ये हमारे पास बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। आगे हम बढ़ जाते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन हम पढ़ेंगे। उससे पहले ये आपके पास रिएक्शंस हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके पास क्या है, आयरन है, आपके पास ऑक्सीजन है और एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या है, वाटर है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, रस्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो, जो हमारे पास Ag है, सिल्वर है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, H2S के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ये, ठीक है, जो कि एयर में प्रेजेंट रहती है। अब इनकी रिएक्शन हुई तो यहाँ पे क्या बन गया, Ag2S, जो कि क्या है, सिल्वर सल्फाइड है। और इसका कलर कौन सा होता है, ये याद करो बिल्कुल साथ के साथ मेरे कि इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। रस्ट का कलर क्या होता है, इसका कलर होता है ब्राउन। अब ये वाला हम देखते हैं, तो जो कॉपर है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, या पानी भी वहां पे हो सकता है, तो पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है। ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है एटमॉस्फेयर में, CO2 गैस भी प्रेजेंट रहती है एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पे दोनों फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, बेसिक कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। तो चलो ये आपने तीनों रिएक्शन समझ ली है और इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, हमने ये भी समझ लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन मेथड्स। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। सबसे पहले जो आपने घरों में भी देखा होगा, जो भी आयरन के आर्टिकल्स होते हैं हम मेनली उनमें क्या करते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, ठीक है। जनरली जो कलर हम यूज करते हैं ब्राउन होता है, बट अलग अलग कलर्स भी हम यूज कर सकते हैं। तो पेंटिंग आप कर लो। जैसे ही देखो क्या हुआ, ये मेरे पास एक आयरन आर्टिकल था, इसके बाहर से मैंने पेंटिंग कर दी, तो बाहर जो भी एयर है या फिर मॉइस्चर है वो कांटेक्ट में डायरेक्टली उस आर्टिकल के नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे हमने अगेन क्या कर दिया है, कट ऑफ कर दिया है, तो एयर पहुंच नहीं पा रही है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक प्रिवेंशन मेथड हो जाएगा, पेंटिंग। फिर ग्रीसिंग या फिर ऑयलिंग, ये भी हम देख चुके हैं, है ना। अभी देखा था कि ऑयल जैसे ही हम लगा देंगे तो यहाँ पे एयर कांटेक्ट पे नहीं आ पाएगी, ठीक है। सो व्हेन सम ग्रीस ऑयल इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट देन एयर एंड मॉइस्चर कैन नॉट कम इन कांटेक्ट। तो एयर भी नहीं आ सकती है, मॉइस्चर भी डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ सकती है। यहाँ पे जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, इसमें तो हमने पानी डाला हुआ था, बट एक्चुअल में अगर हम देखें तो अगर आपने ऑयलिंग कर दी है तो दोनों में से कुछ भी नहीं पहुंच सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे से क्या हो जाएगा, रस्ट प्रिवेंट हो जाएगा, तो हम ऑयलिंग भी कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास होता है एनोडाइजिंग। अब एनोडाइजिंग क्या होता है, ये क्या खुल गया, इसको चलो मैं खोल देती हूँ। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग में क्या होता है, ये वैसे आपके फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक गिवन है कि हमारे पास एनोडाइजिंग क्या होता है, एनसीईआरटी में ही है आपके। इसका सिंपल सा मतलब होता है एल्यूमिनियम के साथ, देखो ए से है ना, तो यहाँ पे लर्न कर लो Al, और एनोडाइजिंग लिखा है तो एनोड तो यहाँ पे है ना, और ये जो एनोड है इसको भी आपको ध्यान में देना है। देखो हमारे पास क्या होता है, जो एल्यूमिनियम है ना उसके लिए जो कोरोजन है वो अच्छा साबित होता है, ठीक है। तो जो मैं आपसे कह रही थी ना, जो पॉजिटिव पॉइंट पूछा जाएगा आपसे, एडवांटेज पूछा जाएगा, तो वो यहीं पे है। तो यहाँ पे है इसका एडवांटेज एल्यूमिनियम के केस में कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, Al2O3 की यहाँ पे लेयर फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगेन मैं बैलेंस कर लेती हूँ, तो यहाँ पे इस तरीके से ये बैलेंसिंग हो जाएगी। तो देखो क्या हुआ, मेरे पास ये एल्यूमिनियम का आर्टिकल है, इसके बाहर से क्या होता है ना, Al2O3 की लेयर फॉर्म हो जाती है, और ये लेयर ना ये कोरोजन ही है, ठीक है, बट ये लेयर ना एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह साबित होती है। ये फर्दर एल्यूमिनियम को कोरोजन से प्रिवेंट करती है कि और इसमें कोरोजन ना हो, तो इसने बाहर से एक क्या बना दी, प्रोटेक्टिव लेयर बना दी। तो अब एल्यूमिनियम आर्टिकल बच जाता है फ्रॉम फर्दर कोरोजन। अब अगर इस लेयर को हमको और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हम किसका यूज करते हैं, एनोडाइजिंग का यूज करते हैं, जिसमें एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं विद डाइल्यूट H2SO4 जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होता है, जो एनोड है वहां पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है तो एनोड ही हमने किसको बनाया है, एल्यूमिनियम को भी बनाया है। तो जैसे ही ऑक्सीजन गैस एनोड पे रिलीज हुई, जो कि क्या है, एल्यूमिनियम ही है, तो ये दोनों आपस में और स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे, तो एक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेयर यहाँ पे बन जाएगी Al2O3 की,
जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉइंट या एडवांटेज अगर पूछा जाएगा तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एनोडाइजिंग पूछा जाएगा तो वहां पे भी आपको यही चीजें मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्रोम प्लेटिंग, ये मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। गैल्वेनाइजेशन, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो गैल्वेनाइजेशन में Z आ रहा है ना, ये Z स्टैंड करता है जिंक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास आयरन आर्टिकल है उसके बाहर से हम जिंक की लेयर को कोट कर देते हैं। यहाँ पे जो रिएक्टिविटी सीरीज थी वो क्या थी, देख लेते हैं। कौवे ने कहा मोगली अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे आओ एंड सो ऑन, नीचे को आएंगे, ठीक है। बट हमें क्या है, Fe और Zn से ही लेना देना है, तो हमने यहीं पे स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब देखो जो जिंक है दैट इज मोर रिएक्टिव दैन आयरन, तो अगर मैंने आयरन के बाहर से जिंक की लेयर को कोट कर दिया है तो सबसे पहले रिएक्ट कौन करेगा, जिंक रिएक्ट करेगा, तो जो आयरन आर्टिकल है वो बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रिएक्शंस होंगी वो जिंक के साथ होंगी और यहाँ पे आयरन क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो जो गैल्वेनाइजेशन है ना वो एक सैक्रिफिशियल प्रोसेस है जिसमें जिंक क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर दे रहा है खुद को आयरन को बचाने के लिए। तो यहाँ पे यही प्रोसेस है, द जिंक ऑक्सीडाइजेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर क्रिएटिंग अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द मेटल सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोरोजन होगा, किसका होगा, जिंक का। जिंक बाहर से क्या बना देगा, एक लेयर फॉर्म कर देगा और जो आयरन है अंदर वो फर्दर बच जाएगा, ठीक है। तो ये एक सैक्रिफिशियल प्रोसेस हमारे पास होता है। फिर क्या है, एलॉइंग। एलॉय हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि या तो दो मेटल से मिलके बना है या 2 से 3 मेटल्स भी ले सकते हैं या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल। तो ये हमारे पास एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें 2 मेटल्स भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे कैसे बचाते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो अगर हमारे पास कोई भी एलॉय फॉर्म हो रहा है ना तो उसमें 2 मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं, तो 2 मेटल्स हैं जो कि अलग अलग हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज है, तो हर केस में जो भी पर्टिकुलर मेटल है वो तो नहीं बच पाता, ठीक है। अगर एक हम सिर्फ आयरन की बात करें तो उसमें तो देखो कोरोजन होता है तो वो मेटल बच नहीं पाएगा, उसमें कोरोजन होगा। बट इसके साथ आप क्रोमियम भी ले लो, निकल भी ले लो, इन सब को ऐड कर दिया तो सबकी प्रॉपर्टीज आ गई हैं, तो कोई भी एलॉय है वो हमेशा कोरोजन से बच जाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेनलेस स्टील कहते हैं। आयरन के साथ अगर कार्बन आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं, और स्टील हमेशा बच जाता है कोरोजन से, जबकि आयरन खुद में नहीं बच पाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, मिक्सिंग द मेटल विद अनदर मेटल और नॉन मेटल, इस प्रोसेस को हम एलॉइंग कहते हैं। व्हेन आयरन इज एलॉयड विद क्रोमियम एंड निकल, तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील ऑब्टेन होता है। स्टेनलेस स्टील तो बिल्कुल भी रस्ट होता ही नहीं है। जो भी हम यूटेंसिल्स बनाते हैं, घर में जो भी बर्तन यूज करते हैं, वो जनरली किसके बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के ही बने होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एलॉइंग कहते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं, और ये क्या होता है, ब्रास होता है, ठीक है। जो हमारे पास अभी मैंने तांबा आपको बताया वो क्या होता है, कॉपर ही होता है, और इसको हम ब्रास कहते हैं जो कि पीतल होता है। कॉपर और जिंक का ये क्या होता है, एलॉय होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, गैल्वेनाइजेशन का, ये तो हम देख ही चुके हैं, जिसमें बाहर से हमने जिंक की कोटिंग कर दी है, ठीक है। तो आई होप ये जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी हैं आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो फील फ्री कि आप कमेंट सेक्शन में उसको छोड़ सको, सो दैट मैं जल्दी से जल्दी उसको रिप्लाई करूं, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।